अच्छी और सच्ची खबरों में हम सबसे पहले बात गगनयान मिशन की करेंगे, जिससे जुड़ा एक बड़ा ऐलान आज किया गया है। यह ऐलान कुछ और नहीं बल्कि उन 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम है जो जल्द ही अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके नामों का ऐलान कर दिया। केरल के तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को दुनिया से रूबरू करवाया, जिनके नाम ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्ण, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला हैं, जो गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाएंगे और तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 2018 में देश के पहले गगनयान मिशन की घोषणा की थी, जिसके बाद से इसरो के वैज्ञानिक इस मिशन को सफल बनाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। मिशन से जुड़े शुरुआती परीक्षण सफल होने के बाद आज इन अंतरिक्ष यात्रियों के नामों से भी सस्पेंस खत्म हो गया है। देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। IAM यानी सिलेक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने गगनयान मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट चुनने के लिए ट्रायल लिया था। इसके लिए बड़ी संख्या में पायलट्स ने आवेदन भी किया था, मगर इनमें से टॉप 12 का ही चयन किया गया। कई राउंड के बाद वायुसेना ने इन 4 पायलट्स को मिशन के लिए चुना, जो देश में हर तरह के फाइटर जेट्स उड़ा चुके हैं। इन 4 को 2020 की शुरुआत में रूस भेजा ताकि वो बेसिक एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग ले सके। ये ट्रेनिंग 2021 में पूरी हो गई थी। इसके बाद से ये 4 लगातार देश में ट्रेनिंग कर रहे हैं। Specialized yoga module is also incorporated in the physical training curriculum for holistic health management of the astronaut, ताकि मिशन से जुड़ी हर बारीकी को समझ सके और खुद को पूरी तरह से तैयार कर सके। आप भारत का गौरव बढ़ाने के लिए, अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने के लिए पिछले कई वर्षों से दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। आप भारत की उस अमृत पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं, जो चुनौतियों को देखने के बाद इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में भी आपको तफसील से बता देते हैं, जो इस मिशन का अहम हिस्सा होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर की, जिनका जन्म 26 अगस्त 1976 को केरल के तिरुविजयाड में हुआ था। उन्हें 19 दिसंबर 1998 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया। प्रशांत नायर के पास करीब 3000 घंटे की उड़ान का अनुभव है। उन्होंने सुखोई 30 MKI, मिग 21, मिग 29, हॉक, डॉनियर, AN-32 जैसे विमान उड़ाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एयरफोर्स के प्रमुख लड़ाकू विमान Su-30 स्क्वाड्रन की कमान भी संभाली है। इसके बाद ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन भी दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु से आते हैं। अजीत कृष्णन का जन्म 19 अप्रैल 1982 को चेन्नई में हुआ था। वो ND के पूर्व छात्र हैं और वो राष्ट्रपति से गोल्ड मेडल और वायुसेना एकेडमी से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल कर चुके हैं। अजीत के पास करीब 2900 घंटे की उड़ान का अनुभव है। उन्होंने सुखोई 30 MKI, मिग 21, मिग 29, जगुआर, डॉनियर, AN-32 जैसे विमान उड़ाए हैं और वो DSSC वेलिंगटन के पूर्व छात्र भी हैं। गगनयान मिशन के तहत चुने गए तीसरे एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप हैं। 17 जुलाई 1982 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जन्मे अंगद प्रताप की मिलिट्री ट्रेनिंग NDA में हुई है और 18 दिसंबर 2004 में उन्हें वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में शामिल किया गया था। उनके पास फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट का करीब 2000 घंटे का अनुभव है और अंगद ने सुखोई 30 MKI, मिग 21, मिग 29, जगुआर, हॉक, डॉनियर, AN-32 जैसे विमान और फाइटर जेट्स उड़ाए हैं।
चौथे अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला हैं, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ में हुआ था और वो एनडीए के पूर्व छात्र हैं और उन्हें 17 जून 2006 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में नियुक्त किया गया था। शुभांशु एक फाइटर कॉम्बैट लीडर और एक टेस्ट पायलट हैं, जिनके पास भी करीब 2000 घंटे की उड़ान का अनुभव है। उन्होंने भी सुखोई 30 MKI, मिग 21, मिग 29, जैगुआर हॉक, डॉर्नियर और AN-32 जैसे विमान और फाइटर जेट्स उड़ाए हैं। इसरो का गगनयान मिशन साल 2025 तक लॉन्च होगा। हालांकि इसकी शुरुआती चरणों को इसी साल तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें 2 मानव रहित मिशन को अंतरिक्ष में भेजना शामिल है। जब ये मिशन सफल होंगे तो उसके बाद ही इन एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मौसम से जुड़ी अगली खबर है जो एक बार फिर से बदल गया है। मौसम के इस बदले हुए मिजाज के चलते एक तरफ जहां पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम में ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ है और इसके चलते अगले एक हफ्ते तक देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश और सर्द हवाएं चल सकती हैं। अंदाज देख लोग ही नहीं बल्कि मौसम वैज्ञानिक भी हैरान हैं। ऊंचे पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों तक एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल चुका है, जिसकी गवाही अलग अलग शहरों से आई ये तस्वीरें दे रही है। देवभूमि उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़, पेड़ पौधे और रास्ते सभी कुछ बर्फ की सफेदी ओढ़े हुए हैं। औली और उत्तरकाशी में कुछ ही घंटों में बर्फबारी से कई जगहों पर 3 से 4 फीट तक बर्फ जमा हो गई। यहाँ तक कि सड़कों पर फिसलन बढ़ जाने से गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। लेकिन इस मौसम में जो सैलानी पहाड़ों पर घूमने पहुँचे हैं, उनके चेहरे तो कुदरत के इस करिश्मे को देखकर खिल उठे हैं। पहाड़ों पर इस बर्फबारी के साथ कुछ एक जगहों पर बारिश भी देखने को मिली है, जिसके चलते तापमान में गिरावट से लोगों को फिर से सर्दी का एहसास हो रहा है। लिहाजा ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पहाड़ों जैसा ही कुछ हाल कमोबेश मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। आज सुबह जब दिल्ली एनसीआर के लोग सोकर उठे तो हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया था। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। कुछ दिनों पहले जो तेज धूप लोगों को सताने लगी थी और वो बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर का मौसम खुशनुमा हो गया है। सोमवार की रात दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है मौसम का बदलाव का कारण जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में 2 दिनों तक बारिश होती रहेगी। चाहे दिल्ली हो या हरियाणा, यूपी हो या मध्य प्रदेश, बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली है। सड़क किनारे ओलों के साथ मौज मस्ती कर रहे लोगों की ये तस्वीरें किसी पहाड़ी राज्य की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के बैतूल की है, जहां कुछ ही देर में आसमान से इतने ओले गिरे कि हर तरफ सफेदी छा गई। इस दौरान वहां से गुजर रहे कुछ लोग अपनी गाड़ियों को रोककर ओलों के साथ खेलते नजर आए। बारिश में बर्फ का आनंद लेते हुए सभी हिल स्टेशन। मौसम में फिर से ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आया है, जिसके असर से ये बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि हो रही है। देखिए, अभी एक पश्चिम विक्षोभ है जो कि आपका 55 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास है। यही पश्चिम विक्षोभ के कारण से आप देख रहे हैं कि बादल सारे नॉर्थ इंडिया की तरफ आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जेट स्ट्रीम जो है एक कोर आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर है, तो कुल मिला के जो स्थिति है नीचे लेवल में एक साइसर भी है, तो अरेबियन सी से थोड़ा बहुत मॉइस्चर नॉर्थ की तरफ जा रही है। पहाड़ों में थोड़ा बारिश ज़्यादा रहेगी, बारिश और स्नोफॉल भी ज़्यादा रहेगी क्योंकि ये पश्चिम विक्षोभ मोस्टली वेस्टर्न हिमालयन रीजन को इफेक्ट कर रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि देश के अलग अलग हिस्सों में अगले एक हफ्ते तक इसी तरह बारिश और सर्द हवाएं चल सकती हैं, क्योंकि 1 और 2 मार्च को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की संभावना है।
अगर ये भविष्यवाणी सही साबित होती है तो मार्च की शुरुआत भी तेज हवाओं और बारिश के साथ ही हो सकती है। दिल्ली से रामिका गौड़, उत्तराखंड से अंकित शर्मा और मध्य प्रदेश से राजेश भाटिया। गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं अंबानी परिवार की तरफ से वन्य जीवों को महफूज रखने वाली एक मुहिम की। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस फाउंडेशन बोर्ड के डायरेक्टर आनंद अंबानी की तरफ से जानवरों के लिए वनतारा नाम का एक जंगल बनाया गया जो 3000 एकड़ यानी कि करीब 12 वर्ग किलोमीटर जमीन पर फैला है। बूढ़े, लाचार और बीमार वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के अंदर रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी बनकर तैयार हो चुके हैं। अत्याचार झेलने को मजबूर या फिर लाचार वन्य जीवों को पहले रेस्क्यू किया जाता है और फिर विशेष तरह की एम्बुलेंस में यहां लाकर उनका इलाज और देखभाल किया जाता है। इतना ही नहीं, करीब 400 एकड़ जंगल में एलिफेंट कैंप और रेस्क्यू किए गए हाथियों के लिए अस्पताल भी बनाया गया है, जो कि हाथियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। हाथियों के लिए वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए इस कैंप में अस्पताल के अलावा हाइड्रोथेरेपी पूल, तालाब और बड़े जकूजी जैसी सुविधाएं भी हैं। अब तक 200 हाथियों को रेस्क्यू कर बचाया जा चुका है। हाथियों के लिए जकूजी, एक्यूप्रेशर इन बड़े बड़े हाथियों के लिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हाथियों के लिए, क्या ये आपने कभी सुना है? दरअसल ये सब होता है एलिफेंट कैंप में जो यहाँ जामनगर में बनाया गया है। दरअसल ये अनंत अंबानी, जो अंबानी परिवार के छोटे बेटे हैं, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। इन्होंने यहाँ पर ये एलिफेंट कैंप बनाया है। दरअसल यहाँ पे 200 से ज्यादा एलिफेंट्स हैं जिनका यहाँ ख्याल रखा जाता है, जो देश भर के अलग अलग इलाकों से जिनको रेस्क्यू किया गया है और इनका यहाँ पर इनको देखरेख किया जाता है। उनके लिए 24 घंटे म्यूजिक भी बजाया जाता है, तो अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। ये कैसे किया जाता है उनका देखरेख, ये देखते हैं इस एलिफेंट कैंप में। 400 एकड़ में फैले इस एलिफेंट कैंप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ग्रीन बेल्ट है, इस पूरे ग्रीन बेल्ट पे दिन भर इन हाथियों को अलग अलग चीजें को करने को मिलती हैं। यहाँ पर कई सारे जो एलिफेंट है, जैसे कीचड़ में खेल रहे हैं, तो कुछ यहाँ देख लीजिए मिट्टी में खेल रहे हैं। पूरा दिन इसी तरह से ये खेलते रहते हैं। इसके अलावा वहाँ देखिए कुछ सन बाथ ले रहे हैं, धूप का मजा ले रहे हैं, घास खा रहे हैं। तो अलग अलग तरह से ये एक्टिविटीज यहाँ पर इन लोग करते हैं और इन सब हाथियों के साथ इनका माहौत जरूर रहता है जो इनका ख्याल रखता है। एलिफेंट कैंप का किचन काफी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है यहाँ का। दरअसल आप देख लीजिए यहाँ पे खिचड़ी जो बनाई जा रही है यहाँ पर हाथियों के लिए, तो क्योंकि 200 से ज्यादा हाथी हैं तो उनके लिए यहाँ पर तकरीबन आप देख लीजिए 500 से 600 किलो जो खिचड़ी है वो रोज बनाई जाती है। ये आप देख लीजिए काफी, ये बाजरे की खिचड़ी है, अलग अलग खिचड़ी यहाँ पे बनाई जाती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे पॉपकॉर्न सेक्शन है। यहाँ पर हाथियों के लिए पॉपकॉर्न, जैसे हम फिल्में देखने जाते हैं, एक अगर पैकेट मिल जाए वो 200-300 रुपए का, 500 रुपए का आता है, लेकिन यहाँ आप देख लीजिए ये एलिफेंट्स के लिए पॉपकॉर्न बनाया जा रहा है। आप देख लीजिए पॉपकॉर्न बन रहा है, यहाँ लड्डू बन रहे हैं। देखिए ये है रागी लड्डू। कहते हैं कि एलिफेंट्स को सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पसंद है वो है ये रागी लड्डू, जिसमें ये लोग दरअसल छेद करके इसमें मेडिसिन भी घुसा देते हैं ताकि एलिफेंट्स को पता न चले और उनको दवाइयां भी पड़ जाएं। और यहाँ पर देख लीजिए कई सारे अलग अलग तरह के लड्डू यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। ये देखिए ये है रागी का लड्डू, ये नारियल का लड्डू, बाजरे का लड्डू। आप देख लीजिए अलग अलग लड्डू यहाँ पे रखे हैं ताकि जो एलिफेंट जो हाथी को पसंद हो वही लड्डू उसे खिलाया जाता है और न्यूट्रिशन ताकि उसे भरपूर मिले, ये कोशिश यहाँ जरूर की जाती है। इस एलिफेंट एरिया में जो आप देख रहे हैं ये रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है, यहाँ पर ये देख लीजिए 2 ऑपरेटिंग थिएटर्स हैं। यहाँ पर ऑपरेशन एरिया होता है। जैसे यहाँ पे इस वक्त आप देख लीजिए एक ऑपरेशन हो रहा है एक एलिफेंट का। ये ऑपरेशन दरअसल एंडोस्कोपी किया जा रहा है। इस एलिफेंट को जो हाथी है उसको सेडेट किया गया है, इसकी वजह से उसकी आंखों पर यह पर्दा डला है। देख लीजिए क्रेन्स का इस्तेमाल करके, ताकि एलिफेंट को जो हाथी है उसको किसी तरह की को लेटना न पड़े या खड़े खड़े अगर
अगर जैसे प्रोसीजर जो है ये अभी फिलहाल ओवरी का जो एलिफेंट है उसको ओवरी में दिक्कत है, तो उसकी क्या दिक्कत है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर्स, और इसीलिए एंडोस्कोपी कर रहे हैं। ये सब प्रोसीजर देख लीजिए। क्रेन खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।